Yalimadad everyone. Good morning. Welcome to the 10th session of MVMP मारो व्यापार मारी प्रगति। सेशन शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमने सेशन नंबर 6 में छठा सेशन जो कि था हमारा MVMP का, उसमें IBNG कनेक्ट के बारे में बात की थी, स्माइली बिजनेस नेटवर्क ग्रुप, जो कि एक वेबसाइट है जहां पे जाके आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ हमारे इस्माइली भाई बहनों के बिजनेस के लिए है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने साइन अप नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाके साइन अप कीजिए, हमें बहुत फायदा होगा बिकॉज ये हमारे इस्माइली भाई बहनों के लिए है। सो आज का सेशन जैसे ही आप सबने पढ़ा हुआ है, जो कि हमारे पोस्टर पे लिखा हुआ है, इट्स ऑन स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट क्या है, कैसे होता है, इन सब के बारे में है। आज जो है हमारे स्पीकर मिस्टर सुहाग मिस्त्री, ही इज गोइंग टू बी लीडिंग द सेशन। सो मिस्टर सुहाग जी जनरल मैनेजर है ऑपरेशंस के एट DRC टेक्नो। तो इन्होंने MBA किया हुआ है इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून से। हमारे जो रोज बरोज के डेली ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में, ही टेक्स केयर ऑफ दैट। अभी इन बिजनेस ऑपरेशंस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मान लो प्रोक्योरमेंट हो गया, क्वालिटी चेक हो गया, देन दूसरे अलग अलग टाइप्स के मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, फिर हम हमारे रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएंगे, फाइनेंस के रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें आ जाती है, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है बिजनेस में। ऐसी काफी सारी चीजें होती है बिजनेस में जो कि मिस्टर सुहाग जी देखते हैं। इनका कंटिन्यूअस लर्निंग आपको मैं बताना चाहती हूँ कि करंटली ही इज डूइंग अ डिप्लोमा इन लीन मैनेजमेंट। इनकी लर्निंग स्टॉप हुई नहीं है अभी तक, वो पढ़ाई कर ही रहे हैं। और अभी जो ये कर रहे हैं वो डिप्लोमा इन लीन मैनेजमेंट है। अब लीन मैनेजमेंट क्या है? इट्स बेसिकली कम रिसोर्सेज में हम प्रोडक्टिविटी ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ये वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है। पर्सनल लेवल पे भी ये वॉलंटरी वर्क करते हैं। इन्होंने 200 से भी ज्यादा फैमिलीज की रेवेन्यू को इनकम बढ़ाने के लिए वॉलंटियरिंग का वर्क किया हुआ है। आई वेलकम यू मिस्टर सुहाग जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे लिए। हम आशा करते हैं कि आपने आपको जो टाइम दिया, हम हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएंगे इस चीज का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई हैंड इट ओवर टू यू। Thank you very much, Nikita ji. Thank you very much for the warm welcome and perfect introduction. याली मदद ऑल, मेरा नाम सुहाग मिस्त्री है। निकिता जी ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। मैं मेरे 12 साल का जो भी करियर रहा है उसका पूरा क्रक्स पर्टिकुलर ये पीपीटी के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने ध्यान में ये रखा है कि जिस बिजनेसेस में हमारे ज्यादातर भाई लोग हैं उनके बिजनेसेस को कैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक हेल्प कर सकता है, उसके लिए ज्यादा मैंने फोकस किया हुआ है। तो टॉपिक का नाम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। आपकी एक्सपेक्टेशन जरा शेयर कीजिए, आप ये सेशन से क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके ये पर्टिकुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज जरा थोड़ा चैट बॉक्स में डालिए, क्योंकि बाद में वैसा ना हो कि किसी ने पूछा ही नहीं सेशन में मुझे क्या सीखना था जो सिखाना था सिखा के निकल गए। ओके, फाइनेंशियल सर्विस में वो कैसे हेल्प कर सकता है, इन्वेंट्री लेवल कैसे डिफाइन करना, फाइन। अच्छा, केयरफुली मैनेज कैसे करना है इन्वेंट्री, वाओ। स्टॉक कैसे मैनेज करना है, यस। सो समवेयर रिलेवेंट चीजें मैंने ऑलरेडी कवर की है, ज्यादातर लोगों ने जो भी चीजें पूछी है वो। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सारे एजेंडाज जो आपने सोचे होंगे वो सारे ये पर्टिकुलर सेशन में कवर हो जाए। यस, यूजिंग लेक्स फाइनेंस ऑन मैनेजिंग स्टॉक, ट्रू। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मैनेजमेंट का मेन पैरामीटर ही है। ऑब्जेक्टिव दो है आज के। एक है मैनेज इन्वेंट्री इन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव ग्रॉस मार्जिन एंड कैश फ्लो, जो ज्यादातर लोगों को जानना था कि कम पैसे में इन्वेंट्री मैनेज करके मैं कैसे अपना बिजनेस आगे चला सकूं। तो यस, वी कवर इट। सेकेंड इज अलग अलग थियरीज होती है स्टॉक मैनेजमेंट की, जो ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा लीन बनाता है या फिर कम इन्वेंट्री में ज्यादा टर्नओवर करने में हेल्प करता है। तो उसके कुछ थियरीज है, कुछ प्रिंसिपल्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, इन्वेंट्री होता क्या है? सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कुछ नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि स्टॉक कम करो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का स्टॉक ये होता है कि जितना चाहिए उतना स्टॉक जब चाहिए तब मेरे पास अवेलेबल हो। स्टॉक मैनेजमेंट ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना चाहिए उतना स्टॉक जब चाहिए तब मेरे पास अवेलेबल हो, ये है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक इन्वेंट्री कम कर दो, ये सारे फंडे ठीक है, वो एडिक्वेट स्टॉक रखने के लिए हमें इम्प्लीमेंट करने हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट 6 आर ऑफ रिटेलिंग। अगर रिटेल में स्ट्रांग होना है तो ये 6 आर पे हमें फोकस करना पड़ेगा। रिटेल ये 6 आर के अंदर कवर हो जाता है। फर्स्ट आर इज राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स को चाहिए वो राइट प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हो। सेकेंड, राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो, राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, राइट क्वालिटी का हो। जैसी क्वालिटी मेरे कस्टमर्स को चाहिए या जैसा उनका एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा क्वालिटी हो, लेकिन उससे नीचे वाला क्वालिटी नहीं चलेगा। नेक्स्ट आर इज राइट प्लेस पे अवेलेबल हो, जब चाहिए जहां चाहिए वहां अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज राइट टाइम पे अवेलेबल हो। अगर मैं छाता लेके बैठूंगा अपने विंटर में तो वो कोई काम का नहीं है, बारिश के टाइम पे काम की जरूरत है। तो राइट टाइम पे राइट इन्वेंट्री होना चाहिए। राइट प्राइस पे चाहिए, यस। कस्टमर को अगर आप ओवर प्राइस भी करके बेचोगे तो भी आपका माल नहीं बिकने वाला है। सो राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइप का प्रोडक्ट, ये 6 आर जब मैनेज होंगे तब जाके अपना रिटेल स्ट्रांग होगा। पार्ट 1 में हम क्या कवर करेंगे? पार्ट 1 इज वेरी सिंपल, वाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। अब अगेन मैं चैट बॉक्स में ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, इससे बेनिफिट क्या है, क्यों सीखना चाहिए हमें, आज का सेशन हम क्यों अटेंड करता है। इफेक्टिव और होने के लिए बिजनेस में, यस इंडेड। रोटेट लेस इन्वेंट्री, यस, कम इन्वेंट्री में अपना काम हो जाए। ओवर स्टॉक ना हो, प्रिसाइजली। स्टेटस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक, यस, मुझे कैसे पता चले कि मेरे पास कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। समझे, देखिए सारे लोगों ने कवर कर लिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों कवर होना चाहिए या क्यों सीखना चाहिए। यही सारी चीजें मैंने थोड़ा सा और डिटेल में लेने की कोशिश की है। मैक्सिमम यूज ऑफ द मनी, यस ट्रू, ये टॉपिक भी मैंने कवर किया है। ठीक है, देखिए मैं सीधे टॉपिक पे आ जाता हूँ। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अपने लिए क्या होता है। जब भी हम इन्वेंट्री, किसी भी तरीके का इन्वेंट्री की बात करते हैं तब इसमें इतनी कॉस्ट ऐड होती है। एक है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी वो पर्टिकुलर चीज परचेस करने में लगा है वो एक कॉस्ट वो है। उसके अंदर प्लस होगा आपके वेयर हाउस का कॉस्ट। अगर आपके पास गोडाउन है जहां पे आप ये चीजें रखते हैं तो उसका भी कॉस्ट लगेगा। काफी बिजनेसमैन कहते हैं कि वेयर हाउस तो मेरा खुद का है, मुझे कहाँ रेंट लग रहा है, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया होता तो आपको रेंट आता। तो समवेयर आपको वो रेंट कैलकुलेट करना है कि आप जो भी रेंट शायद पे नहीं कर रहे हो, अगर किसी और को ये प्रॉपर्टी दिया होता तो आपको क्या रेंट मिलता, और वही आपको अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड करना है, क्योंकि वो एक्चुअल आपका लॉस हो रहा है वहां पे। दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट। इन्वेंट्री को संभालने के लिए, जो भी उसको मेंटेन करने के लिए मेरी एनर्जी जाती है, मेरा टाइम जाता है, उसका कॉस्ट क्या लग रहा है। इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट। इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट मतलब ये है कि जो भी इन्वेंट्री मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, अगर उसको कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। काफी सारी इन्वेंट्री हम वापस नहीं दे सकते अगर डैमेज हो गई तो। सो समवेयर वो पूरा रिस्क का जो कॉस्ट है, आपने इंश्योरेंस लिया होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो वो पर्टिकुलर कॉस्ट भी आपको पर्टिकुलर इन्वेंट्री पे चढ़ाना है, कॉस्ट में ऐड करना है। एंड स्क्रैप कॉस्ट। अगर मुझे ये आइटम फेंक देना पड़ा कुछ टाइम के बाद तो स्क्रैप कॉस्ट जो लगेगा, वो पर्टिकुलर स्क्रैप का भी जो मुझे पैसा देना है, यहाँ से उठा के कहीं पे डालना पड़ेगा, उसको स्क्रैप करने में भी अब तो लीगल काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो समवेयर ये सारी चीजें जब मिलती है तब जाके एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री का कॉस्ट निकलता है। सो समवेयर जो प्राइस में मैं मेरा इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ, सिर्फ वही इन्वेंट्री का प्राइस नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हम ऑलरेडी वो इन्वेंट्री के पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि मेरा इन्वेंट्री जो दिख रहा है उससे महंगा है, ये सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, उससे बियॉन्ड है। ठीक है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम इन्वेंट्री को शायद सीरियसली नहीं लेंगे। वाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ज्यादातर जवाब ऑलरेडी लोगों ने दे दिए हैं। फर्स्ट इज, ये हमारी बिजनेस में हुआ अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट या सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका प्रॉपर्टी खुद का है तो आप जहाँ पे बिजनेस करो वो प्रॉपर्टी अगर आपका खुद का है तो ये आपका सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेंट्री के अंदर होगा। इसीलिए मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहां पे सबसे ज्यादा मेरा पैसा लगा है उसको अगर मैनेज कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। सेकंड इज, स्टोर साइज इज नॉट इंक्रीजिंग बट कस्टमर डिमांड इज। सो समवेयर मेरा स्टोर तो जितना था उतना ही है, वो बड़ा नहीं हो रहा है, उसका स्पेस बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन कस्टमर को हर बार कुछ नया चाहिए। उनके लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस रोज चेंज होते हैं।
एक एडवर्टाइजमेंट देखा, वो प्रोडक्ट मांगने आ जाते हैं। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं तो मेरा बिजनेस वहां से कम होगा। सो समवेयर स्टोर का साइज नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है और ये डिमांड को मुझे सेटिस्फाई करना है मेरे सेम स्टोर के साइज में। इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। थर्ड इज लिमिटेड इन्वेंट्री। समवेयर इसको कह सकते हैं कि मेरे पास गोडाउन भी छोटी साइज का है, तो अगर मेरे पास गोडाउन कम छोटी साइज का है तो ऑटोमेटिकली मैं बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने किसी एक आइटम का बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया तो बाकी आइटम के लिए मेरे पास जगह नहीं रहेगी। सो समवेयर अगेन मैं लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ ही बिजनेस कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा डिफाइन है। तो वो लिमिट मुझे मेरी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। न्यू प्रोडक्ट एंड ट्रेंड आर इंक्रीजिंग। नए नए प्रोडक्ट हर रोज आ रहे हैं। ट्रेंड में कुछ भी कभी भी आ सकता है और अब ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू इंटरनेट एरा। इंटरनेट में काफी सारी चीजें अब लोगों को जल्दी देखने को मिल जाती है और उनका रिक्वायरमेंट वो ऑन दी स्पॉट जनरेट हो जाता है। तो समवेयर नए प्रोडक्ट और ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से मुझे मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इससे बहुत लंबा लिस्ट हो सकता है, प्रोडक्ट लाइफ छोटा होता चला जा रहा है। पहले जो प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते थे वो 6 महीने 8 महीने 12 महीने तक बिकता था, अब वैसा नहीं है। ये पीरियड धीरे धीरे और छोटा होता चला जा रहा है। काफी इंडस्ट्री में तो वैसा ट्रेंड आ गया कि 15 दिन पुराना प्रोडक्ट भी अब पुराना हो जाता है, ट्रेंड में नहीं रहता है। तो समवेयर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल छोटा हो रहा है और इसके लिए जब ये लाइफ साइकिल छोटा होता चला जा रहा है तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरा कोई भी स्टॉक मेरे पास ना पड़ा रहे, वरना वो बाद में नहीं बिकेगा, स्क्रैप में जाएगा या तो नॉन मूविंग में चला जाएगा। सो समवेयर इसके लिए स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। रिटेल में ऐसा कहा जाता है कि ग्राहक पुराना अच्छा लेकिन स्टॉक हमेशा नया अच्छा, क्योंकि स्टॉक जितना नया होगा उतना आपका स्टोर फ्रेश लगेगा, उतना आपका सेल्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, उतना आपका लॉस होने के चांसेस कम है। सो समवेयर ग्राहक पुराना अच्छा जो आपको ट्रस्ट करता है, अगर आपने कोई नया आइटम भी उसको सजेस्ट किया तो वो लेके जाएगा। ग्राहक पुराना अच्छा वही आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन स्टॉक हमेशा नया अच्छा। अगर पुराने कस्टमर को पुराना माल पकड़ाया तो वो डिससेटिस्फाई हो सकता है। कुछ मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा और ये ऑब्जर्वेशन का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ से हमें कुछ लर्निंग लेना है। ये ऑब्जर्वेशंस एटलीस्ट हमारे कम्युनिटी ब्रदर्स में तो ना ही आए। फर्स्ट इज, हम सबको पता है कि इन्वेंट्री मेरे बिजनेस का हार्ट है, लेकिन ये हमारे हार्ट के जरा भी नजदीक नहीं है, बहुत दूर रहता है बेचारा, उस पर कोई फोकस ही नहीं करता, नियर एंड डियर नहीं है हमारा। इस पे जितना फोकस हमारा होना चाहिए उतना फोकस नहीं है। हम डेली की एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी रहना पसंद करते हैं रादर देन ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट इज, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेंट्री के अंदर होता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, इसका कोई गिनती ही नहीं है। जब गिनती नहीं है तो मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है हमारा। थर्ड इज, ज्यादातर बिजनेसेस में रिटेल में देखा गया है कि अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। ज्यादातर मर्चेंडाइज कैसा होगा, फ्रेशनेस कैसा होगा, इस पे बिजनेस फेल होगा या सक्सेसफुल होगा। जैसे कि ज्यादातर मॉल्स सक्सेसफुल है क्योंकि वो कम से कम इन्वेंट्री राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट जगह पे अवेलेबल करवाते हैं, उनको ये मैनेजमेंट आता है। लेकिन हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ये मैनेजमेंट सीखने में बहुत कम इंटरेस्ट होता है, या तो फिर हम ये कॉन्सेप्ट सीख के अपने वहां पे इम्प्लीमेंट कैसे करें वो हमें नहीं पता है, इसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, ज्यादातर जगह पे हमने ये देखा है कि जितना चाहिए उससे 3 गुना स्टॉक है अपने पास, 4 गुना स्टॉक है। एंड एक माइंडसेट है कि भाई स्टॉक पड़ा होगा तो बेचेंगे, स्टॉक तो होना ही चाहिए ना, राइट स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, आई डू एग्री, लेकिन राइट स्टॉक राइट टाइम पे होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे वहां पे पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है, पैसा बिजनेस से ही आने वाला है और वो इन्वेंट्री कमा के देगा हमें, उसका इफेक्टिव अगर मैनेजमेंट हम लोग करेंगे तब हम ये कर पाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ध्यान में रखने वाली चीज, ज्यादातर जगह पे हमने ये देखा है कि रिटेलर खुद की गलती का भुगतान कस्टमर से करवाता है। मतलब स्टॉक मैंने परचेज करने में ध्यान नहीं रखा, मैंने स्टॉक इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया, लेकिन उसका खामियाजा भुगतेगा मेरा कस्टमर। मैं उसको वो माल पकड़ा दूंगा कि जो मुझे पहले से पता है कि शायद उतना क्वालिटेटिव नहीं है। सो समवेयर कस्टमर को पेनलाइज नहीं करना अपनी गलती के लिए, ये गलती मेरा है मैं ही सुधारूंगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है
इजी रिप्लेसमेंट सब जगह पे अवेलेबल है, कहीं पे भी जाओ, अगर स्टैंडर्ड कंपनी है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, तो आपको इजी रिप्लेसमेंट शांति से मिल जाएगा, उसमें कोई बातचीत नहीं होता है, इजीली अवेलेबल है अब सब कुछ। आपको नहीं पसंद आए आप रिप्लेस करवा सकते हो, आप वापिस कर सकते हो, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज हम लोग नहीं देते। हम वहां पे आर्ग्यूमेंट में उतर जाते हैं कस्टमर के पास, जिससे बिजनेस लॉस होता है, ये नहीं करना है। मैनी रिटेल स्टोर्स हैव लिटिल आइडिया ऑफ हाउ मच इन्वेंट्री टू परचेज ईच मंथ। हर साल मुझे कितना इन्वेंट्री परचेस करना चाहिए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि जब सेल्समैन आता है ऑर्डर लेने, वो अपने हिसाब से आइटम का नाम बोलते चले जाता है, हम फिगर बोलते चले जाते हैं, और वो पाइल अप होते चले जाता है। मतलब वो लिस्ट बड़ा हो जाता है, सामने वाले का बिजनेस हो गया और अपना लिमिटेड जगह ऑलरेडी हमने भर दिया कुछ वैसी चीजें जिसकी शायद उतनी क्वांटिटी में जरूरत नहीं थी। सेल्फ देख के परचेस करते हैं कि भाई क्या क्या नहीं है, चलो देख लेते हैं, ये लिख ले, ये लिख ले, ये लिख ले, और बाद में वो सेल्समैन बोलेगा उसके हिसाब से उसका और इन्वेंट्री हम पाइल अप करवा लेंगे। लेकिन एक्चुअल परचेज होना चाहिए आपके फोरकास्टिंग बेस पे। आगे हम देखेंगे फोरकास्टिंग कैसे करना है। वी कीप एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स विदाउट एनी स्पेस असेसमेंट और मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। कौन सी आइटम ऐड करनी चाहिए इसका कोई एनालिसिस नहीं करते, सामने वाले ने बताया हमने आइटम रख दिया, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अपने पास जगह लिमिटेड है। यही लिमिटेड जगह में मुझे मैक्सिमम वैसी प्रोडक्ट रखनी है जो प्रॉफिटेबल है, राइट। 9 मिस्टेक्स वी मेक एज रिटेलर, जो हमें अवॉइड करनी है। 110% ये चीजें अपने पास नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक इज स्लो मूविंग या डेड स्टॉक पे अपना नजर नहीं होता है। ये नजर में तब आता है जब दीपावली का पूरा ये अपना छुट्टी होता है और हम पूरा स्टोर खाली करके उसको वापस जमाते हैं, साल में एक बार या दो बार। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लो मूविंग और डेस्कटॉप पे तो हम अपना कांस्टेंट नजर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट ईटर्स है, ये आपका प्रॉफिट खा जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। बी ऑन सेफर साइड, मैंने आगे ऑलरेडी बोल दिया। अपना एक टेंडेंसी होता है कि स्टॉक भर भर के रखो, कस्टमर कुछ भी आए ना तो कम नहीं पड़ना चाहिए। ये टेंडेंसी अब काम नहीं करता। अब राइट टाइम पे राइट स्टॉक चाहिए। मोर स्टॉक लेस हेडेक वाला जमाना गया। अब लेस स्टॉक में कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, वो जमाना है। नेक्स्ट इज क्योंकि मेरे पास माल भर भर के पड़ा हुआ था, डेड स्टॉक भी काफी था या ओल्ड स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको ना हम लोग फ्रंट पे रखते हैं कि कस्टमर को दिखेगा तो ऑन द स्पॉट बिक जाएगा, लेकिन उसका क्वालिटी अब वैसा नहीं रहा है। तो वो आपकी दुकान का शो भी बिगाड़ रहा है, आपका इमेज भी डाइल्यूट कर रहा है मार्केट में, और वो बिक भी नहीं रहा है। तीनों तरीके से नुकसान है। उससे बेहतर है कि उसका पहले से ही हम कुछ प्लान करें, एंड प्लान करने के बाद उसको लिक्विडेट कैसे किया जाए वो पहले से इफेक्टिवली प्लान कर लें। फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट, यस, काफी जगह पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लिमिटेड स्पेस है और मैंने बाकी सारी जितनी चीजें नहीं चाहिए थी उसमें ओवर स्टॉक कर लिया, तो मेरे पास राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे नहीं था। जब कस्टमर कोई चीज मांगना है मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सारी चीजें अवेलेबल हो वैसा पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि मेरे 98% कस्टमर को तो वो मिलना चाहिए जो उसको चाहिए। अगर मेरे पास 3 से ज्यादा कस्टमर आके रिटर्न जाते हैं तो वो फिर रिस्की है, वो हमें संभालना है। ये हमारे रिटेलर का सबसे बड़ा साइकोलॉजी होता है, थोड़ा सा डिस्काउंट क्या मिला हम स्टॉक भर लेंगे, और स्टॉक भरा है तो बेचेंगे भी, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। ये नहीं करना है। और सबसे खराब चीज, मैंने तो डिस्काउंट ले लिया, मैं कस्टमर को पास ऑन नहीं कर रहा हूँ, जबकि मॉल्स और सारे बड़े बिजनेसेस, बड़े स्टोर्स ये चीजें ही कर रहे हैं। वो कोई डिस्काउंट अपने घर से नहीं दे रहे। सामने वाला जो डिस्काउंट देता है वो थोड़ा सा पास ऑन करते हैं, बाकी का डिस्काउंट अपने पास रखते हैं, लेकिन उससे एक इमेज बन जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। ये चीजें हम भी कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट ले रहे हैं तो उसको पास ऑन करके फटाफट इन्वेंट्री खाली करने पे फोकस कीजिए। एक्सपायरी पे हमारा नजर नहीं होता है कब कौन सा स्टॉक बिगड़ रहा है, और इससे वो बिगड़ा हुआ स्टॉक कस्टमर को परेशान करता है। पेनल्टी हमने कस्टमर को दे दिया। नो फीफे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट है। जो पहले मेरी दुकान में स्टॉक आया था मैं वही स्टॉक पहले बेचूंगा, जिससे मेरा ऑटोमेटिकली एक्सपायरी मैनेजमेंट होता चला जाएगा, और ओवर स्टॉक में नहीं कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अगर ये मैं ध्यान में नहीं रख रहा हूँ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनेज हो रहा है, तो फिर आगे चल के वो प्रॉब्लम करेगा। नो ओल्ड स्टॉक सर्च, हमने कोई वैसा सिस्टम ही नहीं बनाया कि मैं पुराने स्टॉक को देखता रहूं, मेरे ध्यान में आता रहे वो चीजें। सेल्फ मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस नहीं होता है, क्लीनिंग का कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं होता है, जिससे ये स्टॉक सामने ही नहीं आता। जब आता है तब बहुत देर हो चुका होता है। कीप ऑन एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, जरूरत है नहीं है मैंने रख दिया है और वो उतना बिक नहीं रहा है, तो फिर ये प्रॉफिटेबल नहीं है।
नेवर पे अटेंशन टू आवर प्रोडक्ट्स। एक्चुअल कस्टमर को क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करना है, क्या चाहिए होगा वो आइडेंटिफाई करना है, एंड उसके बाद ही नई प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। हमारे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो वैसा ही होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। नेक्स्ट इज, एज अ ओनर वी परफॉर्म रूटीन सेल्स एक्टिविटीज। हमें स्टोर संभालने में, गद्दी पे बैठे रहने पे ज्यादा मजा आता है रादर देन ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में, सीखने में, ध्यान रखने में। मैं कस्टमर को संभालने में ज्यादा बिजी हूँ, स्टोर को संभालने में नहीं। अगर मैंने स्टोर संभालने में ज्यादा ध्यान दिया तो मेरे मल्टीपल स्टोर हो गए और मैं बहुत ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई रख पाऊंगा, उससे मेरा बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। सो समवेयर अपना फोकस होना चाहिए सेल्स ग्रोथ पे, सेल्स करने पे नहीं। एडवांटेजेस ऑफ अ फास्ट स्टॉक टर्न रेट। अब ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सारे रिटेलर को ये पता ही होता है, लेकिन फिर भी मेरा स्टोर नीट एंड क्लीन दिखेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा मेरा स्टोर, जिसमें कस्टमर को आने में और सहूलत होगी, या वो प्रीफर करेंगे कि यहाँ पे जाना है मुझे परचेज करने के लिए। बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होगा क्योंकि मैं जो भी स्टॉक परचेज कर रहा हूँ उसको रोटेशन फास्ट कर रहा हूँ। आगे मैंने एक एग्जांपल लिया, शायद उससे मैं ये क्लियर और ज्यादा कर पाऊंगा। मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा इससे, क्योंकि मैं कम पैसे में मेरा स्टॉक ज्यादा घुमा रहा हूँ। और अगेन क्योंकि मैं फास्ट मूविंग आइटम में ज्यादा डील कर रहा हूँ तो मेरा बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरा क्वांटिटी निकल रहा है तो मैं वहां पे बार्गेन भी अच्छा कर पाऊंगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज, मार्केट में हमारा एक अच्छा सा इमेज ये हो जाएगा कि ये बंदा ये पर्टिकुलर चीज का मास्टर है, कहीं नहीं मिला लेकिन इसके पास गए तो ये आइटम मिल जाएगा। सो समवेयर यस, ये इमेज हमें चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज का मास्टर ये है, ये पर्टिकुलर एरिया में। हमारे पास हमेशा नई चीजों को या लेटेस्ट ट्रेंड के प्रोडक्ट्स को रखने के लिए जगह होगी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्टॉक टर्नओवर पे फोकस कर रहे हैं। जितना जल्दी स्टॉक निकल रहा होगा उतना आपके पास जगह बना रहेगा और आप नई चीजों को उतना जगह दे पाओगे, जिसमें से अगेन एनालिसिस होगा कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा नहीं रखना है। सारे प्रोडक्ट्स अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते, जो नए आए हैं वो भी, उसको भी एनालाइज करना पड़ता है। ट्रेनिंग टू टीम विल बी इजी, यस, क्योंकि मैं कम प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, या तो ज्यादातर वैसी प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ कि जो बहुत जल्दी फास्ट रोटेट हो रही है, तो उतनी ही चीजों का ट्रेनिंग देने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं मेरे सेल्समैन को और ज्यादा इफेक्टिव बना पाऊंगा। जिस कंपनी से मैं परचेस कर रहा हूँ उसे भी ट्रेनिंग प्लान कर सकता हूँ मेरे बंदों का, जिससे उनका वो पर्टिकुलर नॉलेज उतना बढ़ जाए कि मैं अगेन ये चीजों को और ज्यादा स्पीड में बेच पाऊँ। सिर्फ मैं ना बेचूं, मेरी पूरी टीम बेचे। यस, और इससे होगा क्या, क्योंकि आपका सारा आइटम बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहा है, स्टॉक बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहा है, आपका नजर ऑटोमेटिकली वैसी चीजों पे होगा जो काफी टाइम से हिला नहीं है। तो आपका एजिंग वाला जो इश्यू था कि चीज आ गई ध्यान में नहीं है, वो भी वहां से निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सारी आइटम निकल रही, कुछ आइटम नहीं निकल रहे, तो वो ऑटोमेटिकली ध्यान में है कि ये काफी टाइम से बिका नहीं, चलो इसका कुछ प्लान आउट करते हैं, चलो इसको कुछ स्ट्रेटेजाइज करते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिटेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ये सक्सेस फैक्टर जस्टिफाई करता है या डिफाइन करता है। अब आते हैं पार्ट 2 पे, कैसे करना है, समझ लिया क्यों करना है। हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री, कैसे करना है। अब इसमें मैं कुछ फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगेन मुझे आपके व्यूज चाहिए चैट बॉक्स में। एक मॉल या सुपर स्टोर जो होता है उसका स्टॉक मैनेजमेंट और हमारे स्टॉक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, वैसा वो लोग क्या करते हैं जो हम लोग नहीं करते, या वैसा उनके पास क्या है कि जो अपने पास नहीं है, जिससे उनका इन्वेंटरी मैनेजमेंट या स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ऐसा क्या है, ऑटोमेटेड है, यस, ट्रू करीम सर, ऑटोमेटेड है, सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं वो लोग, सॉफ्टवेयर ट्रू, ट्रैकिंग ऑफ प्रोडक्ट ट्रूली, यस, रेगुलर चेक रखते हैं, यस, वहां पे ऑफलाइन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है जिससे रेगुलर नजर रहता है, ट्रू, फाइन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादातर लोगों ने कवर कर ली। अपडेट ऑनलाइन, एक्स्ट्रा पर्सन टू चेक, ओके, डिफाइन किया हुआ है कि कौन क्या चीजों पे ध्यान रखेगा। स्टॉक टर्नओवर बहुत अच्छा है, ट्रू, क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। इफेक्टिव प्राइसेस, इन्वेंट्री ऑनलाइन है, यस। सो समवेयर यही सारे फैक्टर है कि जो हमें भी अडेप्ट करना है। एक मिथ हम लोगों को होता है कि ये सारे इक्विपमेंट या टूल्स बहुत महंगे हैं। आज के ज़माने में वैसा नहीं है। आप कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर अगर देखना चालू करोगे तो आपके बजट में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। स्टार्ट कीजिए वहां से, बाद में जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और बाकी सारे सिस्टम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट पे अभी आता हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे अपने को नजर रखना है, 80-20 प्रिंसिपल। काफी लोगों ने सुना होगा 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल और कुछ नहीं है,
80-20 प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है स्टॉक के लिए, कस्टमर के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका 80% बिजनेस आपके 20% स्टॉक से होता है, 10% प्लस माइनस। हमें ये आइटम्स आइडेंटिफाई करने की कौन सी आइटम वैसी की जो सबसे ज्यादा मेरे वहां पे घूम रही है या मेरे वहां पे सबसे ज्यादा बिक रही है, कौन सी 80% आइटम है कि जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रही है। अगेन 80% प्रॉफिट कौन सी 20% आइटम दे रही है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड ग्रुप हो गया। कौन से 20% कस्टमर है कि जो मुझे 80% बिजनेस दे रहा है, कौन से 20% आइटम है कि जो मुझे 80% प्रॉफिट दे रहा है, या कौन से 80% आइटम है कि जो सिर्फ मुझे 20% प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये डेटा अपने पास आ गया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो समवेयर हमें यही ढूंढना है कि कौन सा 80% मेरे लिए वर्क कर रहा है, सॉरी कौन सा 20% मेरे लिए वर्क कर रहा है, कौन सा 80% मुझे चेंज करने की जरूरत है। एट अ टाइम 80% पूरा चेंज नहीं करना है, 5-5%, 10-10% हमें प्लस माइनस करते चले जाना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है, जिससे ये मेरा 20% की जगह 30% हो, 40% हो, 50% हो। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगेन 3 चीजें, स्टॉक एनालाइज करना है, कस्टमर्स एनालाइज करने हैं और प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करनी है। ये तीनों चीजों पे 80-20 प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है। 80-20 प्रिंसिपल रूल से होगा क्या, मेरा टर्नओवर बढ़ेगा क्योंकि मैं फोकस प्रोडक्ट पे खेल रहा हूँ। बेटर प्रॉफिट्स होगा क्योंकि मैं अगेन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे खेल रहा हूँ। बेटर कैश फ्लो होगा क्योंकि वो आते ही बिक रहा है, मेरे फास्ट टर्नओवर वाली आइटम्स है। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज हो जाएगी क्योंकि मैं कम इन्वेंट्री को ज्यादा फोकस करके बेच रहा हूँ, एंड ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एबीसी एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबीसी एनालिसिस 80-20 तो है ही, उसके बाद है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है, वैसी आइटम आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आपका 80% पैसा लगा हुआ है। ये आइटम्स का लिस्ट बनाइए, 80% पैसा कौन सी आइटम में लगा हुआ है आपका। बी कैटेगरी की आइटम, वैसी आइटम जिसमें आपका 15% पैसा लगा हुआ है। एंड सी कैटेगरी की आइटम जिसमें आपका 5% पैसा लगा हुआ है। अब सरप्राइजिंग क्या निकलेगा जब भी आप एनालिसिस करेंगे तब, कि 80% वाली जो आइटम है जिसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा लगा उसका क्वांटिटी कम है, नंबर्स में वो कम है, यूनिट्स में वो कम है। बी कैटेगरी जहां पे आपका 15% पैसा लगा है वो ए से ज्यादा है लेकिन उसमें पैसा कम लगा है। एंड सी कैटेगरी जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होगी लेकिन आपका पैसा कम लगा हुआ। अब ये एनालिसिस होगा तो ऑटोमेटिकली अपने रिटेलर का दिमाग दौड़ना चालू हो जाएगा, कहां पे फोकस करना है, कौन सा इन्वेंट्री कम करना है, कौन सा इन्वेंट्री बढ़ाना है, कौन सा इन्वेंट्री को ज्यादा मैनेज करना है। एक कैटेगरी पे आपका नजर हमेशा होना चाहिए क्योंकि ये वैसी आइटम है कि जिसमें अगर थोड़ा सा भी लॉस हुआ या डैमेज हुआ तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद बी कैटेगरी, सी कैटेगरी वैसा है कि जिसमें अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो वो बेरेबल है, चलेगा क्योंकि उसका वैल्यू कम है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। 80-20 प्रिंसिपल, एबीसी एनालिसिस। नेक्स्ट इज की इन्वेंट्री वॉच लिस्ट। जैसा निकिता जी ने कहा था, डेटा एनालिसिस। मॉल्स और कुछ नहीं करते, वो सॉफ्टवेयर का यूज मेजरली करते डेटा एनालिसिस के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए, स्टॉक टर्न अराउंड के लिए, कस्टमर बिहेवियर के लिए, ये सारी चीजों के लिए वो लोग सॉफ्टवेयर के डेटा का एनालिसिस करते हैं। हम भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ना हो तो भी कर सकते हैं। इसके लिए कौन से डेटा पे फोकस करना है उसका लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला डेटा है स्टोर के बेस्ट सेलर्स, कौन सी आइटम सबसे ज्यादा बिक रही है, स्टोर बेस्ट सेलर, इसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए। मंथली एंड क्वार्टरली टॉप 10 टॉप 20 आइटम्स कौन से थे। अगेन ये सीजन वाइज चेंज हो जाए तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैं लास्ट सीजन का रेफरेंस ये सीजन के लिए लूं, लास्ट सीजन में कौन सा था, ये सीजन में कौन सा है या कौन सा हो सकता है। टॉप 10 टॉप 20 स्टोर के बेस्ट सेलर, मंथली और क्वार्टरली निकालना है ये डेटा। इंडस्ट्री बेस्ट सेलर, ज्यादातर लोगों का इस पे नजर नहीं होता है। अब इंडस्ट्री के डेटा के लिए आप अपने एसोसिएशन का कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी ही इंडस्ट्री में जो बाकी सारे बिजनेसमैन है उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में काफी लोग हैं कि जो सेम बिजनेस में होंगे उनका भी हेल्प ले सकते हैं। एक दूसरे को हेल्प करते डेटा के लिए कि सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, इंडस्ट्री बेस्ट सेलर्स क्या है। अगेन टॉप 10 एंड टॉप 20 इसको कंपेयर करना है अपने टॉप 10 और टॉप 20 के साथ। एरिया वाइज बेस्ट सेलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे एरिया में कौन सी आइटम सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि ये थोड़ा टेरिटरी वाइज परचेस साइकिल चेंज होता है कस्टमर का, एरिया वाइज डिफाइन कर सकते हैं इसको। अगेन टॉप 10 एंड टॉप 20, नेवर आउट ऑफ स्टॉक लिस्ट।
ये आपके कोर प्रोडक्ट्स हो गए कि जिसके लिए कस्टमर आपके पास आते ही आते हैं। ये स्टॉक में आप स्टॉक आउट नहीं हो सकते। इसका स्टॉक आपके पास हरदम चाहिए, हमेशा चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। अगेन ये आपके टॉप 10 आइटम्स है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि उसी के लिए कस्टमर सबसे ज्यादा आपके पास आ रहा है। तो ये टॉप 10 आउट ऑफ स्टॉक कभी नहीं होना है, ये आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकते, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रीजनल प्रोडक्ट्स, कुछ चीजें वैसी है कि जो गुजरात में बिकेगी, महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी। कुछ चीजें वैसी है कि जो गोवा में बिकेगी, मुंबई में नहीं बिकेगी। सो अगेन रीजनल प्रोडक्ट्स क्या है? वोकल फॉर लोकल। लोकल आइटम कौन सा ज्यादा प्रीफर किया जाता है? अगर वो टूरिस्ट है तो टूरिस्ट के द्वारा, या तो फिर लोकल बंदों के द्वारा। तो रीजनल प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट अपने पास वॉच लिस्ट में होना चाहिए। यस, अनदर वॉच लिस्ट क्या होना चाहिए? वैसी कौन सी इन्वेंटरी की जो काफी टाइम से हिली नहीं है। इसमें एक फंडा ज्यादातर मॉल्स यूज करते हैं, वो आपने देखा होगा। ये ना अपने सेल्स की जगह चेंज करते रहते हैं। पहले पहले रैक में लास्ट में रखा हुआ था, वो नहीं बिक रहा है तो उसको सेकंड लास्ट में लेके आए। अगेन वो और एक हफ्ता नहीं बिका तो वो टॉप में आ जाएगा। अब इससे होता क्या है कि कस्टमर की नजर में वो आते चला जाता है और स्टॉक हर बार चेंज होता है, ऐसा कस्टमर को फील आता है। शेल्फ क्लीन हो जाते हैं और इससे लुक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। प्लस थोड़े थोड़े टाइम में वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से डैमेज भी नहीं होता है। अगर डैमेज हुआ तो आइडेंटिफाई हो जाता है जल्दी से। सो अगेन हम भी चालू कर सकते हैं ये। अगर मुझे पता है कि एक हफ्ते में अगर ये स्टॉक ना बिके तो उसको मुझे ये सेल्फ से निकाल के ये सेल्फ में डाल देना, जो कस्टमर की नजर में जल्दी आएगा। अगर तब भी नहीं बिका तो उसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, और तब भी नहीं बिका तो मैं वेंडर को बुला के वो स्टॉक वापस कर दूंगा। नेक्स्ट वॉच लिस्ट इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिटर्न टू वेंडर्स। इसका अलग से कोई लिस्ट हम लोग नहीं बनाते, हमारे दिमाग में होता है कि कौन सा माल वैसा है कि जो अगर नहीं भी बिका तो वेंडर वापस ले लेगा। ये स्टॉक हमें ज्यादा नहीं रखना है, फिर इसको ओवर स्टॉक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेंडर वापस ले लेगा। मुझे जितना चाहिए उतना ही लूंगा, लेकिन अगर नहीं बिका तो वापस भी कर दूंगा, और उसका टाइम ड्यूरेशन अपना डिफाइन होना चाहिए, कितने टाइम में। ये लो रिस्क आइटम है अपने लिए, क्योंकि वो वापस चला जाने वाला है। नो सेल फॉर अ पीरियड। अब पीरियड हर इंडस्ट्री की अलग अलग होता है, मैंने थोड़ा सा आगे कवर करने का कोशिश किया है, ज्यादातर जो बिजनेसेस अपने कम्युनिटी में उस पर। बेकरी, डेयरी और किराना, फुटवेयर, यहाँ पे हर इंडस्ट्री का थोड़ा अलग अलग, मैंने आगे की स्लाइड में शायद कवर किया हुआ है, वो मैं शेयर करूंगा। कौन से पीरियड में कौन सा आइटम नहीं बिका तो उसके लिए आपको प्लान करना चालू कर देना है। फॉर एग्जांपल डेली कौन सा आइटम नहीं बिका तो उस पर स्टेप ले लेना है, वीकली कौन सा आइटम नहीं बिका तो उस पर स्टेप ले लेना है, मंथली नहीं बिका तो उस पर स्टेप ले लेना है। ये लिस्ट अपना रेडी होना चाहिए, और वो आइटम वो टाइम पे चेक हो ही जाना चाहिए। उस पर जो एक्शन लेना है वो प्लान आउट कर लो, तो अपना इन्वेंट्री लॉस नहीं होगा। स्लो सेल फॉर अ पीरियड आइटम। एक है नो सेल, कुछ भी नहीं बिका, जीरो बिका पर्टिकुलर पीरियड में। एंड दूसरा है स्लो सेल फॉर अ पीरियड, कम बिका है लेकिन कम बिका है, जो है होना चाहिए था उससे कम बिका है, तो उस पर भी नजर रखना है। बेकरी में ये स्लो सेल आप ले सकते हो 3 डेज, किराना और फुटवेयर में 45 डेज होता है ऑन एन एवरेज। अगेन आपके डेली के टर्नओवर पे ये डिपेंड करता है। लेकिन बेकरी में जो पेरिशेबल आइटम ज्यादा होती है, वहां पे अगर स्लो सेल में कोई भी आइटम अगर 3 दिन तक नहीं बिका है तो उसका आपका वो येलो लाइट चालू हो जाना चाहिए कि अभी इस पे नजर रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डेंजर जोन में जा रहा है। ओवर स्टॉक सर्च। ओवर स्टॉक सर्च मतलब मुझे चाहिए उससे ज्यादा क्वांटिटी में मेरे पास कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। इसका सिंपल फॉर्मूला है डेली सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिलीवरी टाइम। अगर मेरा डेली सेल 10 यूनिट का हो रहा है और आने में 2 दिन लगते हैं, तो मुझे 3 दिन का स्टॉक लगेगा। मतलब डेली सेल मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक जनरल इंडस्ट्री में ट्रेंड ये है कि एक दिन का जो भी आपका एवरेज सेल्स होता है उसको सेफ्टी स्टॉक के तरीके से कंसीडर करते हैं। अगेन सेफ्टी स्टॉक थोड़ा सा चेंज होता है, जहां पे साइकिल टाइम ज्यादा है, 2 दिन से ज्यादा का, 3 दिन से ज्यादा का अगर डिलीवरी टाइम है, तो वहां पे सेफ्टी स्टॉक 2 दिन का भी रखा जाता है। तो समवेयर डेली स्टॉक मल्टीप्लाई बाय डिलीवरी टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। इससे ऊपर जो भी है वो आपका ओवर स्टॉक है, इसको इलिमिनेट करना चालू कर दो। ये फॉर्मूला पकड़ के रखना, और इसके लिए आपको डेडलाइन सेट करनी है कि जो भी ओवर स्टॉक मेरे ध्यान में आया है वो मैं कितने टाइम में निकाल दूंगा। इसका टारगेट ले लेना है कि इतना यूनिट इतने टाइम में निकालना है, मतलब निकालना है। आउट ऑफ स्टॉक सर्च। आउट ऑफ स्टॉक मतलब मेरे पास स्टॉक नहीं था लेकिन कस्टमर आया, तो एक कस्टमर आया और मैं मंगवा लूंगा, वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो कस्टमर कहीं और से तब ले लेगा जब आपके पास अवेलेबल नहीं था तब। अगर आपका लॉयल कस्टमर है तो उसके लिए हम वापस ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है कि अगर 3 से ज्यादा कस्टमर रिटर्न हुए हैं एक ही आइटम के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए,
बेकरी में 1 दिन में, किराना में 3 दिन में और फुटवेयर में 7 दिन में। अगर एक ही आइटम कोई कस्टमर मांगने आया, 3 कस्टमर अगर वापस गए ये पीरियड के अंदर, तो वो आइटम आपको मंगवा लेना है। वो आइटम का आपके वहां पे जरूरत है, ऐसा आप डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, एजिंग सजेशंस, जो मैंने कहा था कि कुछ इंडस्ट्री के एजिंग सजेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एपेरल में 4 टायर सिस्टम यूज होता है, 4 पैरामीटर रहते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है एपेरल में। ये एपेरल के लिए मैं बता रहा हूँ। करंट स्टॉक कौन सा है? जो 3 से 4 महीने पुराना है, मतलब 3 से 4 महीने ही हुए वो स्टॉक को आए, वो आपका करंट स्टॉक आप काउंट कर सकते हो। क्योंकि आपकी फैशन इंडस्ट्री अपने 6 महीने के अराउंड का एक जेस्टेशन पीरियड लेके चल सकते हैं। लास्ट सीजन किसको बोलेंगे? मतलब करंट के बाद लास्ट सीजन था 3 से लेके 6 महीने के दरमियान का जो स्टॉक है वो आपके लिए लास्ट सीजन का स्टॉक हो गया, उसका सीजन चला गया है। एज अ मेंटली अभी आप प्रिपेयर हो जाओ। एंड ओल्ड स्टॉक 6 से 9 महीने का अगर कोई स्टॉक है तो वो आपका ओल्ड स्टॉक हो गया है, इसमें अभी एक्शन लेना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। एंड डेंजर सबसे पहले निकालना है, वो वाला स्टॉक। 9 महीने से प्लस का अगर कोई भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है एपेरल में, तो वो डेंजर जोन है आपके लिए। इसको सबसे पहले प्लान करो, उसके बाद ओल्ड स्टॉक, उसके बाद लास्ट स्टॉक। और प्रीफर तो ये है कि हर बार आप करंट स्टॉक में ही रहो। 3 से 4 महीने का ये स्टॉक हो, 4 महीने से पुराना कोई स्टॉक अपने पास बचे ही नहीं, उसके लिए जो प्लान करना है वो प्लान कर सकते हैं। एपेरल इंडस्ट्री में एक कलर कोड का सिस्टम होता है, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। कपड़ों पे या जो अपना रेट टैग आता है उस पे कलर का एक स्टिकर लग जाता है, जिससे ये इन्वेंट्री आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कौन से जोन का इन्वेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल करंट मतलब येलो, तो येलो स्टिकर जिस पे भी लगा हुआ है वो करंट है, मेरा 3 से 4 महीने तक का ही स्टॉक है, उससे पुराना नहीं है। जो लास्ट सीजन वाला स्टॉक है उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हो गया ग्रीन, ओल्ड स्टॉक के लिए हो गया ब्लू, एंड डेंजर के लिए हो गया रेड या ऑरेंज। कलर कोड हम अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिससे वो देख के मुझे समझ में आ जाए कि ये कपड़ा कितना पुराना हुआ है और इस पे अभी मुझे ज्यादा फोकस करना है। उसके लिए स्कीम डालो, डिस्काउंट डालो, ऑफर डालो, एक पे एक का कॉम्बिनेशन बनाओ, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए वर्कआउट करने के लिए अपने पास 100 तरीके कि वो स्टॉक को निकालना कैसे, ध्यान में आना जरूरी है। 3 टायर सिस्टम है बेकरी के लिए। एपेरल में 4 टायर था, बेकरी में 3 टायर सिस्टम होता है। बेकरी में क्या है? करंट स्टॉक, अगेन मैं पेरिशेबल आइटम्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। पेरिशेबल आइटम जो नहीं है वो उसके डेडलाइन के हिसाब से चलता है, जो एक्सपायरी डेट होता है उसके हिसाब से। एपेरल में कोई एक्सपायरी डेट इन अ वे नहीं होता है, फैशन इंडस्ट्री है। एक दिन मतलब आपका करंट स्टॉक है, अगर पेरिशेबल आइटम है तो 1 दिन का स्टॉक इज आपका करंट आइटम। 2 से 3 दिन का अगर आइटम है तो वो आपका ओल्ड स्टॉक है। सेम डे का जो आइटम नहीं है वो आपके लिए ओल्ड स्टॉक हो गया, अगेन 3 दिन तक का। 4 दिन से प्लस वाला जो भी आइटम है वो डेंजर जोन है आपके लिए, क्योंकि या तो वो बिगड़ना ऑलरेडी चालू हो गया है या तो बिगड़ेगा, और आपको बाद में वो फेंक ही देना है, क्योंकि वो ईटेबल आइटम ज्यादातर होती है बेकरी में। और अगर वो खाने वाला आइटम है, हेल्थ के साथ खेलना अलाउड ही नहीं है, तो समवेयर वो आपको फेंकना पड़ेगा, ये आपका नुकसान होगा। तो समवेयर करंट स्टॉक में जितना खेल सकते उतना खेलना है, ज्यादा से ज्यादा ओल्ड स्टॉक। उससे ऊपर का तो इन्वेंट्री अपने पास बेकरी में नहीं होना चाहिए पेरिशेबल आइटम में। एक्सपायरी डेट के अंदर फंडा अलग से लगेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? प्ले विद डिस्प्ले और कॉम्बो ऑफर्स। मुझे पता है कि ये पेस्ट्री मेरा कल आया था, आज के दिन में कैसे भी निकाल देना है, तो उसको कॉम्बो में डाल दो। पर्टिकुलर केक के साथ पेस्ट्री फ्री फॉर एग्जांपल, या तो डिस्काउंटेड, या तो उसको शेल्फ में नीचे से ऊपर ले लीजिए, आगे रख दीजिए, डिस्प्ले वैसा कीजिए कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, ब्यूटीफुल लगे, निकल जाए। थर्ड इज किराना। ज्यादातर बिजनेस अपने काफी कम्युनिटी ब्रदर्स किराना में। करंट स्टॉक इज 30 डेज। जो भी स्टॉक आपका 30 दिन तक का है उसको आप करंट में काउंट कर सकते हैं। ओल्ड स्टॉक 45 से 60 डेज, यहाँ पे येलो लाइट चालू हो जाता है, ध्यान में रखना है। एंड डेंजर इज 90 प्लस डेज का जो भी स्टॉक है वो पूरा डेंजर जोन है। पहले ये आइडेंटिफाई करो 90 प्लस वाला कितना पड़ा हुआ है, उसको निकालने पे फोकस करो प्लीज, क्योंकि आपका प्रॉफिट यहाँ पे फंसा हुआ है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? प्ले विद डिस्प्ले, अगेन जो मैंने कहा, शेल्फ का जगह बदलिए, उसका प्लेसमेंट थोड़ा चेंज कीजिए, उसको क्लीन कीजिए। डिस्काउंट सिस्टम ऐड कर सकते हैं, कॉम्बो ऑफर्स रख सकते हैं लिक्विडेशन के लिए। काफी लोग इसको इफेक्टिवली बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम एजिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। होप कि आगे वाला पूरा क्लियर हो गया है। अब मैं एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो का एग्जांपल थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि कैसे ओवर स्टॉक हमें थोड़ा सा नुकसान करता है, जो एट अ टाइम हमें नहीं लगता है।
एवरेज डेली सेल्स अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल रिटेलर 1 है जिसका एवरेज पर्टिकुलर कोई एक आइटम है जिसका अगर हम एग्जांपल लेके चीनी है फॉर एग्जांपल, तो वो 10 क्वांटिटी में बिकता है और एक यूनिट का प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है। तो अगर किसी बेचने वाले ने आके स्कीम दिया तो रिटेलर 1 ने पूरा उसको बराबर स्क्वीज कर लिया कि भाई स्कीम अच्छा है, उठा लेते हैं, डिस्काउंट अच्छा दिख रहा है, तो उसने 300 यूनिट का ऑर्डर दे दिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट उसने पर्टिकुलर एक आइटम में कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एग्जांपल इसमें 10% मिला उसको, ठीक है। तो वो कमाएगा कितना, 30 दिन के बाद वो कमाएगा 3,000 रुपए, बराबर है। अब रिटेलर 2, तो आरओआई हुआ 10%, ठीक है। रिटेलर 2 ये थोड़ा सा स्मार्ट बिजनेसमैन है, अपने जैसा ट्रेनिंग लेके बैठा है, सारा गिनती रखता है। वो क्या कर रहा है, उसके भी वहां पे यही आइटम 10 यूनिट ही बिकता है, अगेन प्राइसिंग 100 रुपए ही है, लेकिन लीड टाइम 2 दिन का है। अब अगेन ऑलरेडी करीम सर ने शायद सवाल पूछा हुआ है, उसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपका टर्न अराउंड टाइम 2 दिन का है तो आपको स्टॉक कैसे मैनेज करना है। उसमें फिर 30 दिन का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, वो सेफ्टी स्टॉक है आपका, मतलब 30 दिन तक वो स्टॉक सेफ है, 30 दिन का भर के रखना है वैसा नहीं है। तो स्मार्ट रिटेलर क्या करता है कि अगर मेरा स्टॉक 2 दिन में आ जाता है तो वो गिनती करता है, क्या है मेरा डेली का स्टॉक, जो मैंने आगे फॉर्मूला दिया था वही फॉर्मूला यहाँ पे, डेली का स्टॉक क्या चाहिए बेचने के लिए, तो बोले भाई 10 यूनिट चाहिए प्लस लीड टाइम का स्टॉक, तो मतलब और 2 दिन आने में लगता है ऑर्डर देने के बाद, तो मुझे 3 दिन का स्टॉक हाथ पे चाहिए। तो उसने 30 यूनिट ऑर्डर किए, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 3,000 रुपए। रिटेलर 1 ने 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, ये बंदा कैलकुलेशन से 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। अगेन हर 3 दिन के बाद वो रिपीट ऑर्डर मार रहा है, मतलब स्टॉक नया मिल रहा है उसको, फ्रेश मिल रहा है, हर 3 दिन में ऑर्डर कर रहा है, स्टॉक भी नहीं हो रहा है, कंपाइल भी नहीं हो रहा है, मेरा स्टोर भी एकदम ब्यूटीफुल लगेगा, क्लीन लगेगा। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी उसको 10% ही था, लेकिन क्योंकि वो कैश में परचेस कर रहा है उसको 2% सीडी मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो मांगना चाहिए, तो भाई कैश में लूंगा बोल कितना, तो 2% वो अगेन सीडी का बेनिफिट लेता है। इसे होगा क्या, रिटेलर 2 ने 3600 रुपए कमाए 3,000 के इन्वेस्टमेंट में, रिटेलर 1 ने 3,000 रुपए कमाए 30,000 के इन्वेस्टमेंट पे। आरओआई क्या हुआ, आरओआई हुआ 120%। ना पैसा फंसा, स्टॉक घूमते रहा, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा मिला, स्टोर में स्पेस भी नहीं रोका और मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया। हमको ये रिटेलर 2 बनना है, आरओआई का गेम समझ लो। ज्यादा स्टॉक करना अब सेफ नहीं है, पहले आइडेंटिफाई करो कि मुझे कितना स्टॉक चाहिए, उतना स्टॉक चाहिए, यस, उसे ओवर स्टॉक के गेम में नहीं जाना, उसकी जगह डिस्काउंट खींचने में फोकस करो, कैश में परचेस करके डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। ये आरओआई वाला बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, स्टॉक टर्नओवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखता हमें एकदम छोटा सा है, सामने वो शायद वो 5% अगर बेनिफिट भी ले गया होगा ना तो भी इसको इन्वेस्टमेंट में कम गिरेगा, क्यों, उसने 30,000 रुपए घुसा दिए इन्वेंट्री के पीछे, और ये 3,000 के अंदर सेफ गेम खेल रहा है, ना उघरानी का चक्कर। कुछ मेजर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मेजर्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जिसपे हमको थोड़ा सा नजर रखना है, डेटा, इससे अपना स्टॉक और ज्यादा इफेक्टिव मैनेज हो सकता है। पहला है डेज सप्लाई। डेज सप्लाई का फॉर्मूला है टोटल स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज पर डे सेल्स, मतलब मेरे पास जो भी स्टॉक अभी पड़ा हुआ है उसको मुझे एनालाइज यहाँ पे ये फॉर्मूला से करना है। टोटल स्टॉक का मेरा वैल्यू क्या होता है डिवाइडेड बाय मेरा डेली का एवरेज सेल्स क्या आता है। 3 लाख रुपए का स्टॉक है और अगर मेरा रोज का बिजनेस आ रहा है 30,000 रुपए, तो मेरा 100 हुआ, ठीक है। सेकेंड, स्टॉक टू सेल्स रेशियो, ये रेशियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक डिवाइडेड बाय मंथली सेल्स, यहां से आपको पता चलेगा कि कितना ओवर स्टॉक लेके चल रहा है। मेरा महीने में बिकता है इतना है और मैं स्टॉक लेके बैठा हूँ 3 गुना 4 गुना 5 गुना, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि अपने वहां पे पैसों का पेड़ लगा हुआ है। यस, एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव कॉन्सेप्ट जो लीन मैनेजमेंट में रिसेंटली मैंने सीखा और सारे मॉल्स इसको फॉलो करते हैं, ये हम भी फॉलो कर सकते हैं अगर इफेक्टिवली थोड़ा सा ट्राई करें तो, डेटा ड्रिवन हो जाए तो। 3 बीन सिस्टम क्या कहता है कि आपके पास 3 बीन होने चाहिए। बीन मतलब जो कैरेट आते हैं ना उसको वो लोग बीन बोलते हैं। ये 3 अलग अलग तरीके के कैरेट्स होंगे जो आपको मेंटेन करने हैं। पहला कैरेट क्या होगा,
पहले कैरेट में उतना आइटम होना चाहिए। अब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में वो बिल भर के नहीं रखना है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन रखना है। बेचने के लिए मुझे कितना स्टॉक हाथ पे चाहिए, ये बिन आपके वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, मतलब यही स्टॉक आपके वहां पे चाहिए पहले, सामने की तरफ जो रखा हुआ है वो आइटम। दूसरे बिन में कौन सा स्टॉक होगा, दूसरे बिन में स्टॉक होगा ऑन हैंड का स्टॉक, जो मैंने सेफ्टी स्टॉक बोला था वो 2 दिन अगर मुझे आने में लगते हैं तो उसका जो स्टॉक मुझे रखना है वो दूसरे बिन का स्टॉक हो गया है। तो एक बिन आपके अंदर स्टोर में पड़ा हुआ है, अगर आपके पास गोडाउन है तो सेकंड बिन आपके गोडाउन में चाहिए, स्टोर में नहीं चाहिए। अगर गोडाउन नहीं है तो स्टोर में भी रख सकते हैं, लेकिन उसको इफेक्टिवली रखना है वैसी जगह पे जो मुझे ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए, जो मेरे डिस्प्ले एरिया में ना हो, वैसी जगह पे मैं बिन 2 के स्टॉक को रख सकता हूँ। एंड बिन 3 इन ट्रांजिट, वैसा स्टॉक है जो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, डिलीवर होने वाला है, ये तीसरा बिन है। ये तीनों बिन की क्वांटिटी आपकी डिफाइन होनी चाहिए बेस्ड ऑन सेल्स। जो मैंने आगे फॉर्मूलाज दिए थे उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझे कितना आइटम रखना है बिन 1 में, बिन 2 में और बिन 3 में। ये 3 बिन ज्यादातर मॉल्स मैनेज करते हैं। एक उनके पास अवेलेबल होता है शेल्फ पे, दूसरा होता है उनके गोडाउन में, और तीसरा होता है इन ट्रांजिट जो ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, एक आध दिन में आने वाला है। ठीक है, तो ये 3 बिन हम भी मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज सेफ्टी स्टॉक, ऑलरेडी ये मैं कवर कर चुका हूँ, फिर भी सेफ्टी स्टॉक 10 बोतल का अगर मेरे वहां पे सेल है और एवरेज 7 बोतल बिकता है डेली का, मैक्सिमम मेरा 10 बिका है, एक्सेस मेरे पास 3 बोतल रहता है और लीड टाइम मेरा 2 दिन है, तो आपका सेफ्टी स्टॉक होगा 7 दिन, एक दिन का सेल, क्योंकि वो 2 दिन में रिपीट हो रहा है। अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो आपको शायद 2 दिन का भी स्टॉक लीड टाइम या सॉरी सेफ्टी स्टॉक में लेके चलना पड़ेगा। लीड टाइम का सिंपल मतलब यही है कि मैं ऑर्डर दूंगा उसके बाद कितने टाइम में मेरे पास आ जाएगा, इतने दिन का स्टॉक भी आपके पास मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वो इन ट्रांजिट का टाइम है। एमबीक्यू मिनिमम बेस क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, अगेन रीऑर्डर लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन लीड टाइम प्लस एवरेज डेली सेल्स, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही है, लीड टाइम प्लस एवरेज डेली सेल्स। इसके साथ अगर आपको सेफर साइड पे रहना है तो सेफ्टी स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। मिनिमम बेस क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी पे आया तो मुझे रीऑर्डर कर देना है, फिर आप करो आपका बंदा कर ले, क्योंकि वो साइंटिफिक हो गया, फिर आपने डिफाइन करके दे दिया ये क्वांटिटी पे आए तो इसको ऑर्डर कर देना इतना क्वांटिटी। सेल्स फोरकास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स फोरकास्ट कैसे करना है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेज करना है, डिफाइन करना है, लेकिन अगर सेल्स फोरकास्ट प्रॉपर्ली नहीं होगा तो इन्वेंट्री मैनेज कैसे करेंगे। सो सेल्स फोरकास्ट जब तक आपका डिफाइंड नहीं है तब तक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हवायर जा सकता है, प्लान ना हो। इसके लिए क्या क्या करना है, तो रिव्यू योर पास्ट सेल्स, आपका पुराना सेल्स पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि अब तक कैसे बिका है, इसका ट्रेंड क्या रहा है पर्टिकुलर आइटम का, पिछली बार हॉलीडेज पे क्या बिका था, कौन से हॉलीडे थे तब ये सबसे ज्यादा बिका था, कौन सा सीजन था तब सबसे ज्यादा ये इन्वेंट्री बिका था, उसका पीरियड क्या था। अगेन कैलेंडर के हिसाब से, एक है अपना जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर और दूसरा होता है रीजनल कैलेंडर। तो रीजनल कैलेंडर कब आ रहा है पर्टिकुलर महीने में, कौन से महीने में कौन से तारीख से कौन से तारीख तक, उसके हिसाब से आपको स्टॉक प्लान करना है। इकोनॉमिक कंडीशन को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज्यादातर लोगों को कोविड में ये अब सिखाने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता चल गया है कि जब मार्केट का हालत खराब होगा तब वो अलग तरीके से बिहेव करता है, अपने कितना भी फोरकास्ट मान ले तब वो काम नहीं करता है, वो पास्ट डेटा को उतना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो गई है। तो इकोनॉमिक कंडीशन करंटली क्या चल रही है वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसका इफेक्ट मेरे बिजनेस पे क्या आएगा, कौन से प्रोडक्ट पे आएगा, कौन से प्रोडक्ट पे नहीं आएगा, उसके हिसाब से हमें स्टॉक रखना है। सेल्स पोटेंशियल काफी सारी चीजों का प्लस माइनस होते रहता है, पिछली बार बहुत अच्छा बिका था, पॉसिबल ये बार ना बिके, लेकिन ये आपको पता चलेगा मार्केट से। जो मैंने बोला था ना कि आपके इंडस्ट्री के टॉप सेलर्स क्या है, कौन से आइटम बहुत ज्यादा पिक कर रहे हैं, कौन से आपके एसोसिएशन को लग रहा है या आपकी ही इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि अब इसका ट्रेंड आएगा, उनके कुछ एनालिसिस होता है उसके बैकएंड में। सो समवेयर सेल्स का पोटेंशियल कौन से प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, कौन से प्रोडक्ट का कम हो रहा है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है फोरकास्ट करने के टाइम पे। और इसके बाद सेल्स फोरकास्ट बनाने के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, फेस्टिवल सीजन ध्यान में रखो, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए कौन से प्रोडक्ट मुझे कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगी, अगेन लास्ट सेल को हम वहां पे बेंचमार्क के तौर पे ले सकते हैं। मैरिज सीजन, ये भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट करता है हमारे बिजनेसेस में। मैरिज सीजन, हम जहाँ पे बैठे हुए आजू बाजू में अगर कहीं पे भी कुछ भी मैरिज वगैरह होने वाला है तो उनका परचेस पैटर्न हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकता है या करना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप उतने तो होते ही है।
लोकल रिटेलर किसको बोलते हैं? जो सबको जानता है वहां पे आजू बाजू। अगर उसकी वहां पे शादी है तो मेरा कोई ना कोई मटेरियल उसके वहां पे लगेगा, व्हाई नॉट। एंड सीजन वाइज फोरकास्ट ऑफ इन्वेंट्री, विंटर में क्या चलेगा, कौन सी आइटम मैं रख सकता हूँ, कौन सी आइटम रखनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, रेनी सीजन में क्या क्या रखूंगा, समर में क्या क्या चीजें रखूंगा, ये सारी चीजों को मिला के हमको फोरकास्ट बनाना है, ऐसे ही नहीं। कुछ सजेशंस जो हमें ध्यान में रखने हैं एज रिटेलर। फर्स्ट सजेशन इज प्लीज 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 अपना बाइंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज कीजिए। जितना आपको चाहिए उतना ही लीजिए, ओवर स्टॉक करने की जरूरत नहीं। आजकल सब कुछ अवेलेबल रहता है, वैसा कुछ नहीं है कि जो अब नहीं मिलेगा। ये एक बंदा नहीं दे पाएगा तो दूसरा वेंडर देगा, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं ओवर स्टॉक नहीं कर सकता, मेरे पास जगह लिमिटेड है। सो छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज कीजिए, जितना चाहिए उतना ही लीजिए, बीके उससे पहले वापस मंगवा लीजिए। खत्म नहीं होना चाहिए वो ओके, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज, फ्रीक्वेंट परचेज। यस, अपने असॉर्टमेंट्स को थोड़ा सा जितना हो उतना कम करने का कोशिश कीजिए। असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है कि जितनी चीजों के साथ आपको डील करना पड़ता है उसके नंबर्स कम कर दीजिए। इससे आपका टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा बचेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी 25 वेंडर से परचेज करता हूँ, उसको लिमिट कर दीजिए 15 पे। तो अब आपको 15 को ही ध्यान में रखना है, तो 15 को आप ज्यादा क्वांटिटी बिजनेस दे पाओगे, उससे डिस्काउंट ले पाएंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्रेडिट पीरियड बढ़ा सकते हैं। सो वेंडर का मैं नंबर कहाँ पे कौन से वेंडर को कम कर सकता हूँ, एक ही वेंडर से मुझे मल्टीपल चीजें मिल सकती है क्या। स्टाइल्स, अगर मैं अलग अलग तरीके के स्टाइल्स में अपैरल में हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसको और थोड़ा सा श्रिंक कर सकता हूँ, साइजेस को छोटा कर सकता हूँ कि ये 2 साइज मुझे नहीं रखना है भाई, इसमें बहुत ज्यादा कम, एक तो आइटम भी कम मिलता है, जगह भी रोकता है, बिकता भी कम है, तो वैसे आइटम को मैं कम करूँ, स्टाइल्स में कम करूँ, कलर्स कम कर सकते हैं, साइजेस कम कर सकते हैं, प्राइजेस पॉइंट कम कर सकते हैं। मेरे वहां पे सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सब कुछ मिले, वैसा क्यों करना है। बी मास्टर ऑफ समथिंग। मैं सब कुछ नहीं बेच सकता, मैं मास्टर होगा पर्टिकुलर किसी चीज का, और मास्टर होने के लिए मुझे उस पर फोकस करना पड़ेगा, तो बाकी सारी चीजों को मुझे ना बोलना पड़ेगा। मैं बहुत सस्ता भी नहीं हो सकता, बहुत महंगा भी नहीं हो सकता, तो मैं मिडल का बैंडविड्थ पकड़ के चलूंगा ना, कि मेरे वहां पे प्राइस रेंज यही है, इससे सस्ता नहीं बेचूंगा, इससे महंगा नहीं बेचूंगा, या तो मैं सिर्फ इससे महंगा ही बेचूंगा, इससे सस्ता नहीं बेचूंगा, या मैं सिर्फ सस्ता ही बेचूंगा, अपने को नहीं मिडल बेचना है ना महंगा बेचना है, लेकिन बी मास्टर ऑफ समथिंग। प्राइस पॉइंट कम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट कम हो जाएगा, उतना इन्वेंटरी आपको मैनेज करने में और इजी रहेगा। स्लो सेलिंग आइटम्स को एलिमिनेट करना है, जो आइटम अपनी जगह से हिल नहीं रहा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और उसको निकालने पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना है। अगर स्लो हुआ है बिकना तो वो बंद भी हो सकता है, बंद हो उससे पहले उसको निकाल दो स्टोर में से, वो बिक जाना चाहिए, अपने पास नहीं पड़ा रहना चाहिए। और अगेन राइट टाइम पे बेचना है, कि जब कस्टमर उसको यूज कर पाए, उसके बाद भी जाके पड़ा रहे वैसा नहीं करना है। यस, और इसके टारगेट सेट कीजिए। अगर आपको ध्यान में आ गया कि ये प्रोडक्ट काफी टाइम से नहीं हिला है या नहीं हिल रहा है, तो उसका टारगेट सेट कीजिए, इसको कैसे भी करके निकालना है, डिस्काउंट ऐड करो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाओ, कॉम्बो बढ़ाओ, कुछ भी करके वो आइटम अपने स्टोर में नहीं पड़ा रहना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। बाई क्लोजर टू सेलिंग सीजन, जब बिकने वाला है तभी परचेस कीजिए ना, पहले से परचेस करके क्या मतलब है। आइटम्स अवेलेबल रहेगी, डोंट वरी। वेंडर को भी बेचना है, तो वो लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ये अर्जेंसी के ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ठीक है, उसका काम है वो, लेकिन मुझे मेरा बिजनेस संभालना है, तो मैं वो अर्जेंसी के गेम में नहीं पड़ूंगा, बाद में नहीं मिलेगा देखा जाएगा, कोई और देगा, ठीक है। लेकिन सेलिंग सीजन जब आ रहा है उसके नजदीक नजदीक में ही परचेस कीजिए, जिससे ओवर स्टॉक ना हो, पूरा ना हो जाए स्टॉक, एकदम फ्रेश स्टॉक मिलना चाहिए अपने कस्टमर को, 100% सेटिस्फाइड कस्टमर चाहिए। नेक्स्ट इज आपका परचेस पॉलिसी बना होना चाहिए, और उस पर उसको पकड़ के रखो। परचेस पॉलिसी ये होता है कि भाई मैं कम से कम इतना मार्जिन होगा तो ही आइटम परचेस करूंगा, इतना मार्जिन तो मुझे मिलना ही चाहिए, इतने टाइम में मिलेगा तो ही परचेस करूंगा, ये क्वालिटी का मिलेगा तो ही परचेस करूंगा, ये वेंडर से परचेस करूंगा, और इसमें नो कॉम्प्रोमाइज, उसको पकड़ के चलो, तो बाकी सब ऑटोमेटिक मैनेज होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर बिजनेसमैन ये करते ही है, लेकिन फिर भी इस पे अपना फोकस होना चाहिए, मुझे अपना क्रेडिट पीरियड और बढ़वाना है। इससे क्या होगा कि मैं कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा बिजनेस कर पाऊंगा, मेरा रिस्क कम रहेगा। तो पेमेंट साइकिल कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए वेंडर के पास से परचेस पैटर्न आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो वेंडर
कम करके ये हम इजीली कर सकते हैं, आइटम का असॉर्टमेंट करके इजीली कर सकते हैं, टाइम बाउंड्री करके इजीली कर सकते हैं। जब भी परचेस करते हैं तब अपने आप को एक सवाल पूछिए कि जब भी मैं इसका नेक्स्ट टाइम ऑर्डर दूंगा या जब तक मुझे इसका पैसा देने का टाइम आएगा तब तक क्या मैं इसको 50% बेच लूंगा, मिनिमम 50% या 50% प्लस। अगर जवाब ना आए तो वो आइटम परचेस मत करो। आपको ये गट फील आना ही चाहिए कि ये 50% तो बेच ही दूंगा क्रेडिट पीरियड खत्म होने से पहले। उसमें आप एक बार नए आइटम में रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज नए आइटम को डायरेक्टली एंट्री दे देना वो जरूरी नहीं है। फाइन, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। अब आपके जो भी सवाल होंगे वो मैं थोड़े टाइम में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज ये है ये महीने का, पहला आपको बनाना है आपके टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट का लिस्ट। टॉप 10 आइटम आपके वहां पे कौन से बिकते हैं उसका लिस्ट आपको रेडी रखना है। सेकंड आपको करना है 10 प्रोडक्ट जो आपने आइडेंटिफाई किए उसका स्टॉक कितना होना चाहिए आपके पास, एंड करंटली आपके पास कितना है। एवरेज डेली सेल्स प्लस आने में ऑर्डर देके जो आने में टाइम लगेगा वो, प्लस सेफ्टी स्टॉक। इससे ऊपर का जो भी स्टॉक है वो कितना है ये पर्टिकुलर 10 आइटम का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिक रहा है, इस पे हम उसको सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है। एंड थर्ड, वैसे 3 चीजें जो आप इंप्लीमेंट करना चाहोगे जो ये सेशन से आपने सीखा है और उसमें आपको हेल्प चाहिए। इसमें हमारे जो भी मॉडरेटर्स है जब भी आपके वहां पे विजिट पे आएंगे आपको 110% हेल्प करेंगे। मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि सारी चीजें कवर अप कर लूँ, फिर भी मैं सवाल जवाब में देखूंगा कि क्या चीजें और छूट गई है या कौन सी चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। निकिता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच याली मदद। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स ने काफी कुछ सीखा है आपके ये सेशन से, और आपका जो इंटरेक्शन था स्पीकर हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ काबिले तारीफ था। आपने जो जिस हिसाब से हर चीज उनको पूछी, उनके आंसर्स लिए, उनके क्वेश्चंस लिए, जो भी आपका इंटरेक्शन लेवल था, इट वाज रियली कमेंडेबल। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप दिस सेशन। आई एम श्योर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी ये नोटिस किया है कि इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन। पार्टिसिपेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अटेंडेंस हुई अब तक के, जो हमारे 9 सेशंस हो चुके हैं, उनकी शीट रेडी है। आपको नेक्स्ट 2 दिन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो लिंक शेयर करने में आ जाएगा। सो प्लीज अटेंडेंस चेक करके अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। और अगर आप लोग में से कोई भी अभी तक भी व्हाट्सएप का ग्रुप में एज अ मेंबर नहीं हो तो प्लीज अपने टीम लीडर को अप्रोच कीजिए, उनसे कहिए वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, सो दैट हमारा कम्युनिकेशन जो भी है वो व्हाट्सएप से ही होता है। और अब तक के जो भी 9 सेशंस हुए हैं उनकी यूट्यूब लिंक, हमारी मतलब हमारे जो भी वीडियोस हुए अब तक, उनकी लिंक्स सारी स्माइली इंडिया यूट्यूब चैनल और हमारी स्माइली इंडिया वेबसाइट है, उन दोनों पे ही अपलोड कर देने में आई है। अगर आपको कोई भी सेशन वापस से दोबारा रेफर करना है, कुछ भी है, तो आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। हमारा जो अगला सेशन होने वाला है वो होगा 7th of November को। उसका टॉपिक और टाइमिंग्स आपको बाद में व्हाट्सएप के थ्रू बताने में आ जाएगा। We can now start with the Q&A round. Thank you for all the participants who are just listening in. Whosoever has questions can now put it in the Q&A box, and Swag sir will be picking up from there. What should be taken care for the new retailers to grow? जो नए लोग हैं जो बिजनेस में अभी आए हैं retailers, उनको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए when they are growing up and they're setting their business? यस, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरे हिसाब से जब भी आप नए वेंचर में आते हो तब आपका बिजनेस एनालिसिस कैसा है वो सबसे पहले प्राइमरी फोकस एरिया होना चाहिए, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है, कौन से प्रॉफिटेबिलिटी पे चलती है, कहाँ से मिलेगी। जितना आपका ये पर्टिकुलर रिसर्च स्ट्रांग होगा उसके सक्सेस के रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट जो मुझे करंटली लग रहा है वो कि अगर आप नया रिटेल बिजनेस ओपन कर रहे हैं, सो आजकल मैंने देखा है कि शोबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब शो ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इनिशियली कर देते लोग, जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। स्टोर बहुत अच्छा लगना चाहिए अनडाउटेडली, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े वैसा इंटीरियर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक आपको लीन रहना है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, प्लस रोटेशन में आ जाना चाहिए। एक बार रोटेशन में आया तो पैसा जो बचेगा उससे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो अपने बिजनेस में, बड़ा करने में टाइम नहीं लगेगा। सो सबसे पहला मेरे हिसाब से वो है मार्केट रिसर्च। कौन सा प्रोडक्ट आपको रखना है, कहाँ से लाना है, कितने पैसों में बेचोगे, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा, उसका इंडस्ट्री टॉप कौन से है करंटली, रीजन या आपके एरिया के टॉप कौन से है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए।
प्लस ज्यादातर जगह पे मैं कहता हूँ अगर पॉसिबल हो तो अपने बिजनेस को पहले से ही सिस्टम ड्रिवन करो, सॉफ्टवेयर सिस्टम पहले से डाल दो। स्टार्टिंग से होगा तो ये पूरा आपको हेल्प करेगा स्टॉक मैनेजमेंट में, सेल्स फोरकास्टिंग में, सारी जगह पे, अकाउंटिंग में, बाकी सारी चीजें हेडेक वहां पे चला जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो मार्केट रिसर्च, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, और अगर पॉसिबल हो तो गद्दी पे खुद मत बैठो, पहले से ट्राई करो कि लोगों से ये बिजनेस चले, तो ग्रो होने में थोड़ा इजी हो जाएगा। आपका फोकस बाद में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, बार्गेनिंग पे, वेंडर मैनेजमेंट पे ज्यादा रहेगा, उसके लिए आप फ्री रहोगे। अगर कोई और स्टोर संभालने का काम कर रहा है तो, क्योंकि वो सिस्टम ड्रिवन है, स्टॉक मैनेजमेंट और बाकी सारी चीजें सिस्टम मैनेज करके आपको दे सकता है। थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बंदा रखिए उसके लिए, जिससे आपका टाइम बाकी सारी चीजों में ज्यादा जाए। नया बिजनेस है तो पहले से फोकस ये रखिए ये बिजनेस मुझे बहुत बड़ा करना है, और उसके लिए सिस्टम्स, प्रोसेसेस, बंदे लगेंगे, उसका तैयारी रखिए। इन्वेस्टमेंट वहां पे ज्यादा कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम कीजिए। डिसेंट होना चाहिए लेकिन एकदम हाई फाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक वाला ही हो, वैसा जरूरत इनिशियली नहीं होता है, वो बाद में कर सकते हैं अपने। होप आई हैव जस्टिफाइड द आंसर। यस सर, इट वाज। हमारा अगले पार्टिसिपेंट्स का एक क्वेश्चन है, होलसेल डीलर्स आर गिविंग मोर डिस्काउंट्स एंड ट्राई टू अट्रैक्ट रिटेलर्स, सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी? वो पूरा एरा चला गया कि जब हम बहुत हेल्दी मार्जिन पे बिजनेस करते थे। अब बिजनेस का पैरामीटर ये चेंज हो गया है कि कम या नॉमिनल मार्जिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री, कम प्रॉफिटेबिलिटी रख के आपके टर्नओवर को घुमाना है, इन्वेंट्री को उतना स्पीड में घुमाना है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। प्रॉफिट बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि आगे तो और इसमें ऐसा आएगा कि बिचौलिए पूरे गायब होने वाले हैं मार्केट से। जितने भी डीलर या ये लोग हैं जो करंटली आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे निकलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स का प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो हमें अपने कस्टमर एंगेजमेंट पे फोकस करना है। कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांग रहा है बॉस, वो सेटिस्फेक्शन मांग रहा है, वो अच्छा प्रोडक्ट मांग रहा है, वो अच्छा क्वालिटी मांग रहा है, होम डिलीवरी मांग रहा है। लेकिन ये सारी चीजों में हम अपना एनर्जी इन्वेस्ट ना करके हम फोकस करते हैं कि वो मेरे से सस्ता दे रहा है। कस्टमर को सस्ता नहीं चाहिए, उसको अच्छा चाहिए, राइट टाइम पे चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड इट। आपके कस्टमर को क्या चाहिए, अगर आपको पता है ना वो कहीं नहीं जाने वाला है, 2 रुपया महंगा आप बेचोगे वो आपके पास लेने आएगा। आपके पास वैसे कस्टमर होंगे जब आप देखोगे तब, तो उसको पता है कि बाजू के मॉल में डिस्काउंट मिलता है, वो वहां पे लेने नहीं जाता, आपके वहां से मंगवाता है, क्योंकि उसको आपके क्वालिटी पे ट्रस्ट है, आप पे ट्रस्ट है। आप क्रेडिट देते हो, काफी काफी रिटेलर क्रेडिट देते हैं, मॉल वाला थोड़ी क्रेडिट देगा। घर पे होम डिलीवरी करके आते हो, मॉल वाला डिलीवरी करने नहीं आएगा, बहुत फ्लिपकार्ट से मंगाएगा, उसको महंगा पड़ने वाला है, डिलीवरी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स टेम्पररी डिस्काउंट देते हैं। होलसेलर और डीलर्स का सर कैसा है कि अगेन अपने बिजनेस को उतना बड़ा कर दीजिए कि आप उनकी रेंज में आ जाओ। क्या हमारी ही कम्युनिटी के 5, 7, 10 बिजनेसमैन इकट्ठा होकर परचेस कर सकते हैं? अगर आप इकट्ठा परचेस करोगे तो होलसेलर और डीलर से अच्छा मार्जिन आपको मिलेगा, वो पास ऑन कीजिए ना, आप उनके कंपटीटर बन जाइए। किसने ना बोला है? चलिए एक पूरा यूनिट बनाते हैं कि भाई ये 15 लोग मिलके एक साथ में परचेस करेंगे, तो 15 लोगों का क्वांटिटी कितना होगा एक आइटम का, उस पर हम क्या डिस्काउंट नेगोशिएट कर सकते हैं, क्या स्कीम्स ले सकते हैं, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो उसका बिजनेस मॉडल है, उसके बिजनेस मॉडल को वो लोग चेंज नहीं करने वाले अपने लिए, ठीक है? तो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो इस बिजनेस से कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना। हम अपना एल्गोरिथम चेंज करते हैं, अपना बाइंग पावर बढ़ाते हैं और नीचे पास ऑन करते हैं डिस्काउंट, जिससे वो मॉल तक जाए ही ना, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास, डीलर के पास जाए ही ना, मेरे पास ही आए, मैं उसको सर्विस उतना स्ट्रॉन्ग दूंगा। लेकिन ये सर्विस देने के लिए हमको फ्री होना पड़ेगा बॉस। डिपेंडेंसी अपने को सिस्टम और बंदों पे डालना पड़ेगा। प्लीज उस पर जरा फोकस कीजिए। कस्टमर सस्ता नहीं मांग रहा है, अच्छा मांग रहा है, प्लीज प्लीज ये पकड़ के चलो, ऑटोमेटिकली कस्टमर टिके रहेगा आपके पास। मैं सूरत में एविसंस करके एक बिजनेस ओनर है, वो बाकी के मॉल से महंगा बेचता है बॉस, लेकिन उसका क्वालिटी इतना बढ़िया होता है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे इतना फोकस करता है, उसके पास कस्टमर का कमी नहीं है, वो अच्छे मार्जिन से बेचता है, कस्टमर जाते हैं उसके पास, सामने से जाते हैं। हमें हमें वैसा बनना है कि जिसके लिए कस्टमर मेरे पास है, बी मास्टर ऑफ समथिंग, फिर बाकी सारी चीजें निकल जाएगी। राइट सर, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमारे एक और पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन है, वेयर इन वो बोल रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कम प्राइस में बेच रहे हैं। Yes. और तो उसका कोई सजेशन कि अगर कॉम्पिटिटर हमसे कम में बेच रहे हैं तो हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए सर, इसमें 2 चीजें हैं। एक, वो सस्ता बेच रहा है, किस पे बेच रहा है वो एनालाइज करो। अगर वो प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है ना, तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी से बाहर निकल जाओ।
या तो मन बना लो कि इसमें अपने को कम मार्जिन ही मिलने वाला है, जिससे ये पेन निकल जाएगा आपका कि मेरा कंपटीटर मेरे से सस्ता बेच रहा है, वो बेच रहा है तो आपको भी परवड़ेगा बेचना, वो भी बिजनेस लेके बैठा है ना, उसको भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो वो एक आइटम में शायद सस्ता बेच रहा होगा, वो बाकी 5 आइटम में अपना प्रॉफिटेबिलिटी रखता होगा, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा थोड़ा। वही स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा, देखिए लो प्राइस में बेचना ये कभी भी अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं है। उसका रीजन ये है कि कब तक वो लो प्राइस पे बेचेगा, प्रॉफिट तो उसको भी चाहिए ना, बिजनेस चलाना है तो उसको वो प्रॉफिटेबिलिटी रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रख रहा है तो थोड़े टाइम में आप टिके रहोगे, वो निकल जाएगा इंडस्ट्री से। आप यहाँ पे ये फोकस कीजिए कि मैं और कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कर सकता हूँ, और क्या एडिशनल सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ उसको कि जो वो आपका कंपटीटर नहीं दे सकता है। होम डिलीवरी चालू कर सकता हूँ क्या, क्रेडिट पीरियड ऑफर कर सकता हूँ क्या अच्छे कस्टमर्स को, कॉम्बो ऑफर बना के दे सकता हूँ क्या, डिस्काउंट मार्जिन में उनको शो ऑफ कर सकता हूँ क्या, कि जो आप ऑलरेडी देते हो लेकिन हम दिखाते नहीं है काफी बार। जैसे कि मेरे घर के पास एक मेडिकल स्टोर वाला है, मैंने हर बार ऑफर ऑब्जर्व किया है कि वो मुझे डिस्काउंट देता है, लेकिन आज तक उसने वो क्लेम नहीं किया है। ये तो मैं थोड़ा सा एमआरपी वगैरह देखने के लिए अपना दिमाग दौड़ाते रहता, तो मुझे पता है कि वो एमआरपी से मेरे पास से कम पैसा ले रहा है मेडिकल स्टोर वाला, लेकिन उसने कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किया। हाईलाइट करो ना, कौन ना बोलता है, तो आप भी डिस्काउंट वाले हो गए। सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना जरूरी नहीं है। जिस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो प्रोडक्ट जनरली यूज किया जाता है कस्टमर को बुलाने के लिए, तो वहां पे कम मार्जिन पे बिजनेस होता ही है। जैसे कि चीनी हो गया किराने में, चीनी वैसा चीज है कि जो हर रोज यूज होता है, कस्टमर इस पे बहुत ज्यादा कंपेयर करता है। ऑयल हो गया, खाने का तेल, उसमें सबसे ज्यादा कंपैरिजन करता है कस्टमर, ये हमें पहले से पता है, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम ही होगा, क्योंकि वहां से कस्टमर आपको बुलाना है। जब कस्टमर आएगा तब आप ये सोचो कि उसको मैं और क्या 5 चीजें बेचूंगा जिसमें मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंपटीटर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, वैसा डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी कंपैरिजन में मेरे वहां पे ये 3 आइटम और सस्ती होगी, ये 4 आइटम और सस्ती होगी। अब देखिए, अगेन वो पैसा लेके बैठा है लेकिन उसके वहां पे भी पेड़ नहीं लगा हुआ है साहब, वो भी प्रॉफिट तो करेगा ही करेगा। आप आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़ा सा और डिगोन कीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो सारी चीजें वो सस्ते में बेच पाए, क्योंकि वो कोई भी लॉस करने के लिए नहीं बैठा है। होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा और एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके पीछे, या फिर वैसी प्रोडक्ट कैटेगरी लेके आए कि जो उसके पास अवेलेबल ना हो, आप बेच पाओ। क्वांटिटी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जैसा मैंने आगे के जवाब में बोला था, वही जवाब शायद आपको भी एप्लीकेबल होगा। 5 7 10 लोग मिलकर इकट्ठा परचेस कीजिए ना, तो आप उसको बीट कर पाएंगे। वो खुद का पैसा लेके बैठा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा क्वांटिटी बढ़ा देता हूं मैं, तो क्वांटिटी डिस्काउंट हमको मिलेगा ही मिलेगा। कैश पेमेंट करते हैं, उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, व्हाई नॉट। सॉल्यूशन सब चीज के है, थोड़ा सा और डिगोन करना पड़ेगा इस पे, मुझे वैसा लगता है। राइट सर। एक और क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट्स को जानना है कि ऐसी कोई सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में, लाइक सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेंटरी, एनी सॉफ्टवेयर दैट्स इन टॉप ऑफ योर माइंड जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यूज कर सकते हैं फॉर देयर सेल्स, प्रॉफिट्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए? देखिए, सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन मैं प्रीफर ये करूंगा कि आपके लोकल जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं ना आपके वहां पे, जो बाकी लोग यूज कर रहे हैं, आप पहले प्रेफरेंस उसको दीजिए, क्योंकि वो टेस्ट एंड ट्राइड है। प्लस लोकल सॉफ्टवेयर परचेज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो बंदा आपके नजदीक में कहीं पे बैठा हुआ है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए आप उसको पकड़ सकते हो। कोई भी स्टैंडर्डाइज या बड़ा सिस्टम ले लिया तो एक तो वो महंगा पड़ेगा पहला, दूसरा उसका सपोर्ट सिस्टम वैसा होगा कि जो शायद हम हमारे लिए यूजर फ्रेंडली ना हो। इनिशियली हमें वैसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि जो बंदा आए, मैं फोन करूं और मुझे सर्विस दे। तो वो लोकल सॉफ्टवेयर आपके आजू बाजू में जो भी आपकी इंडस्ट्री में चल रहा है ना, वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए, वो प्रीफर्ड है। बाकी जोहो ईआरपी सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, वो यूजर बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। फिर एक एड्यूस करके भी सॉफ्टवेयर है, काफी सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा अगेन कि आपके लोकल जगह पे जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम चल रहा है, जो टेस्टेड ट्राइड है, जिसका सर्विस अच्छा है। सॉफ्टवेयर शायद उसमें फंक्शनलिटी थोड़ा कम हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन सर्विस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर से लोग सर्विस में थक जाते हैं। जो आपको रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट निकाल के दे पाएगा क्या? सॉफ्टवेयर लोकल वाला ज्यादा प्रीफर रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिगॉन कीजिए, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छे से चल रहा है आपके एरिया में, उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दीजिए। सर एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि अब बिजनेस में प्रॉपर्टी की वैल्यू का इंटरेस्ट काउंट करना चाहिए या नहीं?
यदि अगर हम काउंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिलता है, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स लो प्राइस में बेचते हैं। देखिए अब ये ना थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक हो जाता है, लेकिन देन ऑल्सो मेरा मानना है या तो आपके इन्वेस्टमेंट का आप इंटरेस्ट वैल्यू काउंट कीजिए या तो आपकी प्रॉपर्टी का रेंट काउंट कीजिए, क्योंकि अगर आपने यही चीज रेंट पे लिया होता तो आपको वो रेंट देना पड़ता और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपको फिर भी निकालना था रेंट पे बिजनेस करके। आपका प्रॉपर्टी इसके लिए वो कैलकुलेट ना करे वो चीज गलत है। आपको एक्चुअल आइडिया तो आना ही चाहिए कि एक्चुअल लॉस में मैं हूँ या नहीं हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट मैंने कितना किया। अगर मैं रेंटेड प्रॉपर्टी भी लेता तो क्या मुझे परवड़ता? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कहा जाता है कि आपके खुद की प्रॉपर्टी का रेंट आपको गिनना चाहिए। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट वैल्यू आपको काउंट करना चाहिए, उससे आपको एक्चुअल पिक्चर पता चलेगा। एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी तो जो आपका है वो आपको पहले से पता ही है, लेकिन अगर मैं ये रेंट देता या इंटरेस्ट वैल्यू देता तो कितना बचता ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेट होना चाहिए। यस, ग्रेट सर, परफेक्ट। आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज देयर आंसर्स डन। थैंक यू अगेन सर, आप वाकई बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, बहुत सरल भाषा में सबको बताते हो। आप कमेंट्स भी देख सकते हो, काफी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये सेशन बहुत अच्छा लगा एंड दे आर एक्चुअली थैंकिंग यू। एंड आई ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम, आगा खान प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड फॉर इंडिया की तरफ से रियली थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, सब कुछ इतना इजी वे में सब कुछ समझाया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच एंड यू गाइस हैव अ ग्रेट डे अहेड। हैप्पी संडे। याली मदद।